सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। हार जीत खेल का हिस्सा है, असल चीज जज्बा है, स्पोर्ट्समैनशिप है। सेमीफाइनल में पाकिस्तान की टीम ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी, लेकिन ऑस्ट्रेलियन टीम ज्यादा बेहतर कारकर्दगी दिखाकर मैच जीत गई। गो पाकिस्तानी मैच हार गया, लेकिन टूर्नामेंट में अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस की बुनियाद पर पाकिस्तान टीम बहुत कुछ जीत गई। इस इंकशाफ के बाद के मैच से पहले कौमी टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान अस्पताल के इंतहाई निगहदाश्त यूनिट यानी ICU में दाखिल रहे। रिजवान ने मैच से पहले 2 रातें अस्पताल में गुजारी, लेकिन मुल्क की खातिर बीमारी की परवाह किए बगैर न सिर्फ मैदान में उतरे बल्कि बेहतरीन परफॉर्मेंस भी दी। अस्पताल वाली खबर सामने आने के बाद शायकीन क्रिकेट के दिल में रिजवान की मोहब्बत घर कर गई और इनकी इज्जत और वकार में मजीद इजाफा हुआ। लेकिन दुश्मन तो दुश्मन होता है, उसे कैसे ये सब कुछ बर्दाश्त हो सकता है। इसलिए वो भारत, जिसे पाकिस्तानी शाहीनों ने 10 विकेटों से शिकस्त दी, धूल चटाई, उसने सेमीफाइनल मैच को लेकर पाकिस्तानी टीम में फूट डालने की भरपूर कोशिश की। एक मैच को लेकर पाकिस्तान में फिरका वारियत फैलाने की साजिश भी तैयार की, जो जल्द बेनकाब हो गई। नाजरीन, ट्विटर के एक वेरीफाइड भारतीय अकाउंट से हसन अली से हमदर्दी जिताकर कैसे फिरका वारियत का चक्कर चलाने की कोशिश की गई, ये सब कुछ बेनकाब हुआ तो इस अकाउंट से किया गया ट्वीट डिलीट कर दिया गया। लेकिन भारत का घिनौना चेहरा बेनकाब हो गया। इससे पहले सोशल मीडिया पर विराट कोहली की बेटी को रेप की जो धमकी दी गई, इस पर भी बड़ा शोर मचाया गया कि यह हरकत किसी पाकिस्तानी ने की है, यह भारत की तरफ से ही प्रोपेगेंडा हुआ। लेकिन अब यह राज भी खुल गया है, यह धमकी देने वाला भी भारतीय शहरी है। पुलिस ने धमकी देने वाले 23 साला मुलजिम राम नगेश को हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया। सच यह है कि खेल भी भारतीय इंतहा पसंद हिंदुओं के निशाने पर है। पाकिस्तान से मैच हारने पर इंडियन टीम के मुसलमान बॉलर मोहम्मद शामी को इंतहा पसंद हिंदुओं ने सोशल मीडिया पर ट्रोल किया, धमकियां दी। अब बनिया ज़हनियत इंतहा पसंद जुनूनी हिंदू यही घिनौना खेल पाकिस्तानी टीम के साथ खेलना चाहते थे, लेकिन यह साजिश बेनकाब हो गई। सवाल यह है कि खेल के मैदान में इस इंतहा पसंदी का रास्ता कौन रोकेगा? पाकिस्तान टीम को बेहतरीन कारकर्दगी का सिला क्या मिलेगा? पाकिस्तान क्रिकेट मुस्तकबिल में क्या खुशखबरियां हैं? कौन कौन सी टीम का दौरा पाकिस्तान मुतवक्के है? इसी पर हम बात करेंगे। बाबर डोगर साहब, गुलाम रसूल साहब मेरे साथ हैं। बाबर डोगर साहब, ये बड़ा एक अजीब हमने देखा कि भारत के खिलाफ जिस तरह से हुआ, विराट कोहली शामी के खिलाफ इतना कुछ भारत में हुआ, इतनी नफरत वहाँ फैला दी गई है। फिर पाकिस्तान के जी ये पाकिस्तान करवा रहा है, वो भी पता लग गया कि जो धमकियाँ थी वो भारत से ही थी। अब पाकिस्तानी टीम में फूट डालने की कोशिश हो रही है, ये अजीब चीज़ है। किस तरह उन्होंने बेलगाम छोड़ा हुआ सारा मीडिया। उसामा साहब, वो रेख्ता का एक शेर है, उसका एक मिसरा है कि अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूझी। तो इंडियन मीडिया, मैं तो कहना कि बिल्कुल अपने नोचो अपने आप को। मेरा मतलब है कि जिस तरह का घटिया प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उससे तो कुछ नहीं मिलना। 10 विकेटों की शिकस्त जो है वो वापस नहीं होनी। वो जो ह्यूमिलेशन हुई है, वो जो आपको हमने धूल चटाई है, वो आपको जो जूते मारे हैं, वो वापस नहीं होने। बाकी पाकिस्तानी टीम 10 विकेटों से नहीं आ रही, पाकिस्तानी टीम लड़के आ रही है। बड़ा ज़बरदस्त मैच था और मुझे खुशी इस चीज़ की है कि हम एक यूनिट बन के सामने आए हैं। खिलाड़ियों ने भरपूर एफर्ट की है। देखिए, हार जीत आपने कहा खेल का हिस्सा होती है, एक ने जीतना है एक ने हारना है, लेकिन अगर पता चले कि हम लड़के आ रहे हैं तो चले दुख नहीं होता। तो हम लड़के आ रहे हैं और बेहतरीन लड़के आ रहे हैं, बेहतरीन बैटिंग की, बेहतरीन बॉलिंग की। अल्टीमेटली न्यूजीलैंड की हमने इंडिया को भी तो जूते मार के वहाँ से वापस भेजा ही ना। 10 विकेट की शिकस्त उनको भी तो हुई है ना। पाकिस्तान को 10 विकेट की शिकस्त नहीं हुई। न्यूजीलैंड से पाकिस्तान जो जीता, जिस तरह से अफगानिस्तान से हम जीते आखिरी ओवर्स में, वो मैनेज नहीं कर सके। इस दफ़ा हम मैनेज नहीं कर सके। ये हो जाता है। देखिए ना, जिसको हमने हराया वो टीम फाइनल में पहुंच गई। जिसको हमने हराया वो टीम इतनी अच्छी थी कि आखिरकार वो फाइनल में पहुंच गई। तो इसका मतलब है कि एक मैच तो ज़ाहिर है फिर हमसे गलतियां हो गई। मसला ये होता है और टॉस भी बड़ा अहम था। जिसने क्रिकेट खेली तो उसको अंदाजा होता है कि क्या होता है। होता ये कि बाद दफ़ा एक खिलाड़ी बेचारा परफॉर्म नहीं कर रहा होता। जब वो परफॉर्म नहीं कर रहा होता तो वो पजल हो जाता है, अब वो नर्वस हो जाता है। तो यही हसन के साथ हुआ कि वो बेचारा परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। कल भी मैच में उसको स्कोर आखिरी ओवर में ज़्यादा पड़ गया, 16 स्कोर पड़ गया, उससे वो थोड़ा सा नर्वस हुआ था और मीनवाइल उसको कैच भी आ गया जो वो नहीं कर सका।
बल हसन को तो टारगेट बना लिया गया और जो शाहीन अफरीदी साहब ने माशाल्लाह से 3 छक्के खाए हैं वो उसमें छुप गए, अदरवाइज ये सारी गालियां उनको पड़ रही होती। तो शाहीन अफरीदी साहब भी जो थे वो भी पजल हो गए हुए थे, मेरा मतलब एक ही लाइन लेंथ से उन्होंने बड़ी गंदी बॉलिंग करवाई, आखिरी 3 गेंदें तो बहुत ही बुरी करवाई। वो छक्का डिजर्व करते थे उन तीनों बॉलों पे, वो एक ही तरह मार रहा था वेड, एक ही तरह मारा था और ये वहां पे गेंदें दी जा रहे थे। बस कोई नहीं, ये होता है, ये गेम का हिस्सा है। जब मैं आपको एक बात बताऊं, आप एज अ बॉलर, मैं भी क्रिकेटर रहा हूं, मैं भी बॉलिंग करता रहा हूं, तो जब आपका एक कैच छूट जाए तो उसमें इंसान बड़ा दिल बर्दाश्त होता है इस तरह के मौके पे। और फिर वो दुनिया का बेहतरीन बॉलर भी हो, जिस तरह बॉलिंग करता आ रहा है, कहीं ना कहीं तो उसने कुछ करना। तो आपने नहीं छक्के मारे, आपने भी तो अफगानिस्तान को एक ओवर में 4 छक्के मार के मैच जीते हैं। न्यूजीलैंड में 2 ओवरों में आपने 4 छक्के आसिफ ने मारे और आप मैच जीत गए। तो आप भी तो इस तरह से जीते अच्छे बॉलर। तो मेरा मतलब ये तो नहीं कि आपके बैट्समैन ही छक्का मारना जानते हैं, दूसरे बैट्समैन और बाबर आजम ने सर जिस तरह मैच के बाद, हारने के बाद ड्रेसिंग रूम में जाके जो कहा है कि कोई किसी पर उंगली ना उठाए, मेरा ख्याल है बड़ापन है। मुझे समझ नहीं आती, क्या हम पहले राउंड में बाहर हो गए, क्या हम अपने रवायती हरीफ से 10 विकेटों के साथ शिकस्त खाने के बाद बाहर हो गए। और पहली दफा हमने इंडिया को जूते मारे और टका के मारे और अब मजे से मारे। मेरा मतलब है कि बगैर कोई विकेट दिए हम 10 विकेटों से जीते हैं, इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है। मैं तो वर्ल्ड कप उसी दिन जीत गया था, यकीन जाने जिस दिन इंडिया की हमने ठुकाई की थी ना टका के, तो उस दिन दिल ठंडा हो गया था। मुझे बड़ी शांति मिली उस दिन, जिस दिन जूते पड़े उनकी टीम को, टका के जूते मारे मेरे जवानों ने। उसके बाद हम सेमीफाइनल में गए और डिफीटलेस रहे। ये मैच है भाई, ये गेम है, इसमें एक दिन आप 4 दिन आपके अच्छे होते तो एक दिन बुरा भी होता है। समझने के कल हमारा दिन अच्छा नहीं था। बिल्कुल ठीक है। 2 चीजें और हमें ज़हन में रखनी है कि हसन अली वही प्लेयर है जिसने चैंपियंस ट्रॉफी भी जिताई थी पाकिस्तान को, और भारत के खिलाफ हम फाइनल जीते थे 2017 में, और अब तक शाहीन अफरीदी के बाद सबसे ज़्यादा विकेटें पिछले 30 मैचों में हसन अली की हैं। फिर एक और चीज़ ये भी है कि इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा मैचेस T20 मैचेस जिस टीम ने जीते हुए हैं इस वक्त भी, वो पाकिस्तान ही है। लेकिन देखिए, कुछ चीज़ों पे मैं इख्तिलाफ भी कर सकता हूँ, मेरा राइट है। जरूर। मगर मुझे ये था कि मेरा ख्याल था कि हमें इमाद से एक ओवर करवा लेना चाहिए था, बजाय कि आप हसन अली का एक ओवर कम कर लेते। उस वक्त उनकी टीम अंडर प्रेशर थी, इमाद ने उससे अच्छा एक विकेटें ले ली हुई थी। हाँ, इमाद एक और अच्छा ओवर निकाल सकता था, अगर इमाद से एक ओवर करवा लेते तो शायद। लेकिन चले, फिर ये क्रिकेट है। सर फिर हर मैच में बहुत ज्यादा होते हैं, अगर हम 20 रन और कर लेते, वो कैच ड्रॉप ना होता, शायद 3 छक्के, वो तो फिर बहुत सी हैं। अच्छा गुलाम रज़ा साहब, अगली खबर पर हमने जाना है पॉलिटिक्स की, लेकिन उससे पहले आपका थोड़ा सा मैं चाहूँगा इस पर तज्जिया कि भारत में पूरी ट्रांसमिशंस हुई कि जी ये पाकिस्तानी प्लेयर्स हर बात पे इंशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी हम जीत गए, ये अल्लाह का करम है, ये क्यों कहते हैं? कोई टीम इस तरह नहीं इतना ज्यादा बोलती, ये हर बात में बिस्मिल्लाह को क्या तकलीफ है, हम जो मर्जी। सर पूरी ट्रांसमिशन हुई है इस पे कि जी ये क्यों इस तरह करती है ये पाकिस्तानी टीम, ये जाकर जनाब इस्लाम का प्रचार करते हैं इस तरह की बातें करके हर सवाल, और बाकायदा वो कटिंग्स काटते हैं। क्या जब सवाल होता है तो जी आपकी परफॉर्मेंस क्यों अच्छी थी, तो कहते हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह असल में ये हुआ कि इस तरह था, तैयारी की हुई थी, तो इस तरह की बात कि जी वो बाकायदा मैंने पूरा उनका देखा है कि इतनी दफा अल्हम्दुलिल्लाह का तो माशाल्लाह, तो ये क्यों इस तरह करते हैं, इस्लाम से क्यों इतनी नफरत फैलाते हैं? देखिए, ये इस्लाम से नफ़रत नहीं है बल्कि इस्लाम से मोहब्बत है, और उनको नहीं पता वो अपने भगवान को भी, क्योंकि उनके अपने हाथ का तराशा हुआ है शायद, इसलिए हम तो उनके भी भगवान को कुछ नहीं कहते। लेकिन हमारी टीम इस मरतबा पूरी यूनिटी के साथ मैदान में उतरी है, और वहाँ पे लग रहा था कि ये एक ही जिस्म है और तमाम की जान जो है वो एक टीम की शक्ल में मौजूद है। यानी कि किसी भी प्लेयर का हमें इंडिविजुअल एक्ट जो है कोई ऐसा नज़र नहीं आता। नमाज भी इकट्ठे पढ़ रहे हैं, और फिर ये जो आपने जुमले कहे हैं बुनियादी, ये अल्लाह के ऊपर यकीन की बात है कि अपनी आपकी ताकत को आप मनवा कर, अपनी ताकत को दिखाकर लोगों को, फिर आपको ये एहसास हो कि ये अल्लाह ताला की दी हुई थी, ये मेरी नहीं थी। ये जो कुछ भी मिला था, जो मेरे अंदर ताकत है, जो मेरे अंदर हिम्मत है, जो तालीम है, जो तजर्बा है, जो कुछ भी है, वो सब मेरे मालिक की अता है। इसलिए हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए हम कहते हैं माशाअल्लाह, इसलिए कहते हैं इंशाअल्लाह। तो ये उस बात का नतीजा था। बाकी हार जीत देखें बहुत अच्छी चीज़ है, कोई हार जाना, ये क्रिकेट का तो आपको पता है आम सबसे पहला जुमला जो क्रिकेट में सिखाते हैं, क्रिकेट बाय चांस, तो ये इस तरह की चीज़ें। लेकिन हमें
किसी जगह पे भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हमारी टीम किसी भी लिहाज से कहीं से भी कोई कमज़ोर है। हसन अली के हवाले से बात ज़रूर की गई है, लेकिन उसमें ऑप्शन था हमारे पास, हम मोहम्मद वसीम को खिला सकते थे। अगर 4 ओवर्स में 44 स्कोर मसलन दिया है हसन अली ने, वो देखिए ये वो खामियां हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर एक जिस्म का लेंथ जो है वो एक कमज़ोर हो गया या किसी वजह से वो थोड़ा सा दबाव का शिकार हो गया या वो मार खा गया तो उसको हम ये वो काट के फेंक देंगे। अगर वो इस दफ़ा फिटनेस में नहीं थे तो हम उनकी जगह पे एक आध मैच में तब्दीली कर सकते थे। हम उनकी जगह मोहम्मद वसीम को वो हम कर सकते थे। देखिए ये पिछले साल मुकम्मल फॉर्म में थे, लेकिन ये पहले दिन से ही इस T20 में हम ये देख रहे हैं कि पहले दिन से ये फॉर्म में नजर नहीं आ रहे थे। लेकिन तो बिल्कुल सही है, उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। तो लेकिन ये इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि ये हमारा बेटा नहीं है। नहीं सवाल ही नहीं पैदा होता। इसका ये कोई मतलब नहीं कि ये हमारा बेटा नहीं है, हमारा भाई नहीं है, हमारी टीम का नहीं है। अब यकीन माने इस मर्तबा वो जो एक वो गाते थे ना हम मुख्तलिफ औकात में कि तुम जीतो या हारो सुनो हमें तुमसे प्यार है, ये वो टीम है। बिल्कुल सही, यकीन मानिए ये वो टीम है। वो वाले नहीं है जो बुक्कियों के हाथों बिक जाते थे, जो इशारों के ऊपर गेंद जो है वो किसी और तरफ फेंक देते थे, वो हाथों से कैच छोड़ देते थे। अब कल इस जो मैथ्यू का कैच छोड़ा इन्होंने, इसके ऊपर बड़ी तनकीद हो रही थी कि उसके हम मैच जीत सकते थे, और लेकिन भाई नहीं जीतना था हमने ये मैच। हमें जो मैच इन्होंने जितवा दिए हैं, जो इन्होंने इंडिया के हवाले से जो कर दिया, जो न्यूजीलैंड के हवाले से हमारा वर्ल्ड कप जीत गए हम। इंडिया को जिस दिन हमारी टीम ने जीते हमारे, उस दिन हम वर्ल्ड कप जीत गए थे। अच्छा, अब ये चले ठीक है, अगर और जीत जाते तो खुशी थी, लेकिन हमारा वर्ल्ड कप उसी दिन हो गया था। अच्छा सर, अब आते हैं एक और मौजू पर। आपने मैच फिक्सिंग की भी बात कर दी, आपने इशारों की बात कर दी, चांस की बात कर दी, टीमें इकट्ठी करने की बात कर दी। ऑपोजिशन भी अपनी अपनी टीमें इकट्ठी कर रही है, सारी टीम ऑपोजिशन की जो है वो अब दोबारा इकट्ठी हो रही है। तो बाबर डोगर साहब, ये जो मुलाकात हुई है फजलुर रहमान साहब और बिलावल भुट्टो साहब के दरमियान, ये बड़ी अहम है, क्योंकि एक दूसरे पर अभी ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा जब कहा गया जी जो ऑफ़र बिलावल को ही हमें भी हुई थी, यानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ वो मिल रहे हैं। अभी चंद दिन पहले कायरा साहब ये कह रहे थे कि जी ये नून लीग तो डील करके निकल जाएगी, तो इसके साथ एतबार नहीं कर सकते। लेकिन ये मेरा ख्याल है फजलुर रहमान साहब और बिलावल की मुलाकात ने सब ठीक कर दिया। मतलब ये है CBM, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयस, जो आप कहते हैं कि जब आप डायलॉग स्टार्ट करते हैं तो फिर इत्मीनान जो है वो बहाल होना शुरू होता है और फिर ग्रेजुअली आप आगे जाते हैं। दो कि आज PDM के हवाले से कोई ज़्यादा बात नहीं हुई, कोई बड़ी खबर सामने नहीं आई, लेकिन ये था कि ये जो इत्मीनान है वो बहाल हुआ है। वो जो एक इख्तलाफात आ गए थे, वो जो दोनों तरफ से अल्फाज की गोलाबारी की गई थी, वो बड़ी शदीद गोलाबारी की गई थी। फिर पार्टी की तरफ से कहा गया था कि जी नवाज शरीफ फिर वापस आएँ, और इस्तीफ़ों पे नून लीग ने भी उस पर बड़े जवाब दिए और एक खासा एक इख्तलाफ पैदा हो गया था। उस वक्त लग नहीं रहा था कि ये दोनों ये इसमें PDM जो है इसमें पे पार्टी की वापसी जो है वो मुमकिन हो सकेगी। लेकिन बल ये आहिस्ता आहिस्ता बर्फ़ पिघलनी शुरू हुई है। बर्फ़ कहीं और से पिघल रही है, मैं आपको बताऊं। अच्छा। बर्फ़ कहीं और से पिघल रही है, और आप देखिए कि किस तरह से अपोजिशन पार्टीज जो हैं वो एक दूसरे के करीब आ रही हैं, अलाइज पार्टीज दूर हो रही हैं। अलाइज पर हमने बाद में बात करनी है तफसील से, तो लेकिन ये मैं इसको देखता हूँ ये एक फर्स्ट स्टेप है अच्छा आगे की तरफ। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे बड़ी तेजी से डेवलपमेंट्स होंगी और ये मजीद करीब आएंगे। अच्छा, गुलाम मुर्तज़ा साहब, आप बड़ी खबरें रखते हैं सर, और सही खबरें रखते हैं। ये कहते हैं कि खुर्शीद शाह साहब बड़ा अहम रोल प्ले कर रहे हैं और उनको बड़ी कोई उम्मीदें हैं कि शायद मुस्तकबिल में उनको कोई बड़ा रोल मिल सकता है, और वो ये करीब ला रहे हैं, चाहे नून लीग है और चाहे फजलुर रहमान साहब हैं, पीपल्स पार्टी को उनके करीब ले जाने में, मुलाकातों में, बैक चैनल में सारा हाथ खुर्शीद शाह साहब का है। देखिए, इस वक्त वाक़तन सैयद खुर्शीद शाह साहब जो हैं उन्होंने बड़ा किरदार अदा किया है। वो कंट्रोवर्शियल नहीं थे किसी भी लिहाज से। बुनियादी सूरत हाल ये होती है कि एक दूसरे के खिलाफ बयान जब दे दिए जाते हैं तो फिर सुलह करवाने के लिए आपको ऐसे एक फ़िगर की ज़रूरत होती है जो दोनों तरफ बुज़ुर्ग समझा जाता हो, जहाँ दोनों तरफ उसकी इज़्ज़त की जाती हो और दोनों तरफ उसका एहतराम लिहाज जो है वो किया जाता हो। तो इस तरह से सैयद खुर्शीद शाह साहब जो हैं वो इस मामले में खुशकिस्मत हैं कि वो तमाम पार्लिमानी पार्टीज़ जो हैं वो उनका एहतराम करती हैं। उन्होंने ही बातचीत को चलाया था मौलाना फजल रहमान के साथ, और फिर ये आज मुलाकात भी हो गई। तो ये अभी जो बात बाबर डोगर साहब ने कही है, ये अभी बहुत
कहना कबल वक्त है कि शायद किसी जगह से स्ट्रिंग्स जो हैं वो हिलाई जा रही हैं और इस वजह से सारा कुछ पार्टीज अपनी स्पेस हासिल कर रही हैं। स्ट्रिंग्स अभी कहीं से कोई ऐसी नहीं हिली है, ना कोई इस तरह का कुछ सिलसिला। ये तो देखिए दोनों पार्टियां एक दूसरे पे इल्जाम लगा रही थी कि ये पार्टी उनके साथ मिल गई है, वो कहते हैं ये पार्टी उनके साथ मिल गई है, तो हो सकता है दोनों ही मिल गए हो। सर आपको पता है कि पॉलिटिक्स में आप जानते हैं, डॉक्टर साहब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं माशाल्लाह, कि पॉलिटिक्स में कोई चीज़ हरफ आखिर नहीं है और कोई जो एक दूसरे के मुतल्लिक़ बातें कहना, जाहिर है ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है ही ऐसी है। इसमें अब जाहिर है कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोई गलती की थी तो उसको काफ़ी लताड़ा भी गया है, और जो जिम्मेदार यानी कि गुलाम मुर्तज़ा साहब मुझे एक चीज़ बताएं, कहा यह जाता है कि जी हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट एक सफ़े पर है, ये अमूमन ये हुकूमत के हवाले से होता है, तो अपोजिशन और एस्टेब्लिशमेंट भी तो एक पेज पे हो सकते हैं। नहीं अभी देखें, मेरी पता क्या, मैं ये इस मामले में फ़िलहाल मैं ये बात नहीं करना चाह रहा किसी भी लिहाज से। उसकी वजह यह है कि इतनी जल्दी अगर नाराज़गी हो भी, एक पेज ना भी हो हुकूमत के साथ, इतनी जल्दी ऐसे काम नहीं किए जाते। इसका तो फिर मतलब क्या हम लोगों को कह रहे हैं, क्या बता रहे हैं अपने शो में कि हमारे यहाँ तो बस वो रस्सी खींच लेंगे तो रस्सी खींच जाएगी। मैंने तो कहा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भैया हो रही है, सीबीएम है, ये तो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली बर्फ पिघलेगी। वो देखिए वो चीज़ें होंगी, बड़े आने वाले वक्त में होंगी, ज़रूर होंगी। और आप जानते हैं कि अगर न्यूट्रलाइज, ये अपोजिशन की क्या थी डिमांड, क्या थी, आप नहीं जानते, मैं नहीं जानता, उसामा साहब नहीं जानते, सब जानते हैं। वो कह रहे हैं न्यूट्रलाइज हो जाएं, इनको सियासत का मुकाबला सियासत से करने दें। अभी सियासत का मुकाबला सियासत से करेंगे, आपको पता है इनके नंबर्स भी ज़्यादा हैं अपोजिशन के, इनके पास दिमाग भी ज़्यादा है, इसके पास बोलने वाले लोग भी ज़्यादा हैं, एक्सपीरियंस लोग भी ज़्यादा हैं। उधर आपके सामने क्या है उनके पास? अच्छा मुझे तो ये बताएं एक मिनट मुर्तज़ा, मुझे न्यूट्रलाइजेशन नहीं हो जाए, अब मुझे बताएं कि न्यूट्रलाइज हो गया? अभी ये भी नहीं हुआ न्यूट्रलाइज, अभी 10 दिन सब्र कर जाए, न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी। फिर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयरी तो हो रही है, 10 दिन के बाद न्यूट्रलाइज तो उस वक्त से देखें मौलाना फजल रहमान साहब से मोहब्बत हर पॉलिटिशियन करता है। ये वाहद सियासी जमात थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिन्होंने इनके ऊपर इतना तबर्रा किया, इतनी बदतमीज़ी की मौलाना साहब के साथ, इस हद तक उनके पीछे गए और ऐसी ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल की कि खुदा की पनाह। लेकिन आप ये पूरी दुनिया के आप पॉलिटिकल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी आप रिसर्चेस पढ़ लें, आप बड़े बड़े अदारिये पढ़ लें, आप बड़े बड़े लोगों की तहरीरें जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को जानते हैं उनके हवाले से पढ़ें। मौलाना मुफ्ती महमूद साहब भी और मौलाना फजल रहमान साहब की जो पॉलिटिक्स है वो कब कतन इस तरह की नहीं है जिसको जो मुल्क को नुकसान पहुंचा सके या वो इदारों को नुकसान पहुंचा सके या किसी भी लिहाज से। उन्होंने तो बड़ी आ जाए तो उस पर एतराज के जी वहाँ तो पार्टी होती है, डांस और ये भी तो फिर गलत था ना, इसलिए दोनों तरफ से होता रहा है। मुझे बताएं कि ये मरियम साहिबा जो कहती थी कि नया सिलेक्टर अच्छा, क्या वहाँ डांस नहीं होता था? वहाँ डांस नहीं होता था? आप मुझे बताएं, वहाँ 125 दिन आप तो लाहौर से 2-3 दिन आगे आपने देखा, हम तो रोज़ाना ड्यूटी लगती थी वहाँ 4-4, 6-6 घंटे, वहाँ सिवाय इसके के डांस होता था और वहाँ पे जनाब नचने नु दिल करदा ये चलता था वहाँ पे। तो अब जाहिर आप इसको बदल यार अगर तो किसी का नचने को दिल कर रहे हैं, आपको क्या एतराज है यार? वैसे पीपल्स पार्टी कहती है जी हमारे जल्सों में शुरू था, अब तो पूरी कौम नाच रही है। अच्छा अब चली हुई है, पूरी कौम नाच रही है। ये हमने कब भूलना है कि बिलावल भुट्टो जो है उन्होंने कहा जी एस्टेब्लिशमेंट का खून है नून लीग के अंदर, नून लीग के बारे में कहा, मरियम ने कहा नया सिलेक्टर तैयार हो रहा है। तो ये कब तक सारी चीजें और नवाज वापस आए जी, पहली बुनियादी ये थी। और ये जो अब ये इत्तेफाक ये हुआ है कि अंदर अब पार्लियामेंट के भरपूर किरदार अदा करना है, तो उसमें क्या होने जा रहा है? जिस तरह हमने बात की थी सेनेट, फिर उसके बाद चेयरमैन सेनेट के बाद स्पीकर कौमी असम्बली और फिर इमरान खान की बारी। तो ये अभी कितना अरसा लगेगा कि ये पूरी तरह से जी उसामा साहब सबसे अहम चीज़ इसमें पता क्या है? आज एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। खबर ये है सबसे बड़ी कि मौलाना फजल रहमान साहब ने आज खुद अपनी ज़ुबान से कहा है कि हम पार्लियामेंट के अंदर भी बातचीत जदोजहद जारी रखेंगे। सही, ये इतनी बड़ी बात है। आज फर्स्ट टाइम उन्होंने ये कहा। इससे पहले हमेशा मौलाना फजल रहमान का एक ही जुमला होता था कि ये पार्लियामेंट जाली है,
इस पार्लियामेंट को ख़त्म करें, ये इलेक्शन जाली है, इन इलेक्शन को ख़त्म करें, इस हुकूमत को ख़त्म करें। इट मीन्स के जो मौलाना ने आज ये जुमला कहा है, ये बात इस बात की गुमाज है। मुर्जा साहब मुझे एक चीज बताएं, चेंजेस इन हाउस होंगी। पूछ रहे हैं, मुझे भी आप बताएं ना कि ये जो मौलाना ने लिया है, चेंजेस देखिए जो पार्लियामेंट की बात की जा रही है, पंजाब से मामला शुरू होगा। अच्छा सर, इन मुझे पता है सेनेट से स्टार्ट होगा या स्पीकर से स्टार्ट होगा। वो कह रहे हैं पंजाब से पंजाब में तो नंबर गेम पंजाब से स्टार्ट करेंगे, पंजाब से स्टार्ट करेंगे। स्पीकर का मामला जो है वो भी साथ साथ शुरू होगा। स्पीकर साहब ने तो खैर आज खत भी लिख दिया एक, उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ आएं, आप अपनी पार्टी से बालातर होकर हमारे साथ जो है वो बातचीत करें, मुल्की मफाद में हमारे साथ बातचीत करें। तो अगर उन्होंने कह दिया कि ठीक है मुल्की मफाद में हम प्राइम मिनिस्टर सामने आए, प्राइम मिनिस्टर के साथ ये बात होगी, तो फिर शहबाज शरीफ नहीं शहबाज शरीफ साहब कहेंगे कि मैं तो नैबज़दा हूँ भाई, मैं मुल्की मफाद पे किधर काम कर सकता हूँ, या मैं पार्टी मफाद से कैसे ऊपर सोच सकता हूँ। नैब वालों से आप क्यों बात कर रहे हैं? आप कुछ साफ सुथरे लोगों से बात करें जो जिनके ऊपर करप्शन का चार्जेस ना हो। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ब्रेक से पहले बाबर डोगर साहब आप बताएं कि ये जो यू टर्न अब बिलावल साहब से मुलाकात के बाद फजलुर रहमान साहब ने लिया कि जी पार्लियामेंट के अंदर भरपूर जिद्दोजहद, वरना तो पार्लियामेंट जाली थी, गलत थी, सब गलत था, इसमें बैठना ही नहीं था, इसमें तो हलफ ही नहीं लेना चाहिए था, इस्तीफे देने चाहिए थे, वो सब खत्म। तो अब ये क्या कोई इशारे की वजह से, या लग रहा है कि अब ये वक्त बड़ा ज़बरदस्त आ गया है, यही वक्त है कि पार्लियामेंट में अगर हम जोर लगाते हैं तो बड़े अच्छे। देखिए उसामा साहब, इसमें एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि वो जो खुफिया कुफ्तें थी जो पीटीआई को सपोर्ट कर रही थी, जिसकी वजह से वो गवर्नमेंट चला रही थी, अब लग रहा है कि जिस तरह से गुलाम मुर्जा साहब कह रहे हैं वो न्यूट्रलाइज हो रही हैं। अगर वो न्यूट्रलाइज हो जाती तो मौलाना फजलुर रहमान को नज़र आ रहा है कि पार्लियामेंट के अंदर तब्दीली आ सकती है, स्पीकर नेशनल असम्बली भी उड़ सकते हैं, पंजाब गवर्नमेंट में चीफ मिनिस्टर पंजाब भी उड़ सकते हैं। वैसे तो मुझे लग रहा है लोकल गवर्नमेंट में शायद वो उड़ जाएँ। अच्छा। और उसके साथ साथ चेयरमैन सेनेट जो है वहाँ पर तो वैसे ही इनकी मेजोरिटी है। तो चीज़ें अब मौलाना फजलुर रहमान को वाज़ेह तौर पर सामने नज़र आना शुरू हो गई हैं। मकसद तो ये है कि इस गवर्नमेंट का खात्मा या माइनस इमरान खान कोई फार्मूला और उसके बाद 6 महीने के अंदर इलेक्शन, तो वो पार्लियामेंट के अंदर से अगर अचीवमेंट हो जाए तो फिर आपको इतना लंबा चौड़ा लॉन्ग मार्च करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, तो वो चीज़ें अब विजिबल नज़र आ रही हैं, हल्की हल्की स्केचेस जो है वो नज़र आना शुरू हो गए हैं। ठीक। अच्छा, एक चीज़ जो हम आगे भी इस पर तफसील से बात करेंगे, एक कहानी ये नज़र आ रही है कि खुर्शीद शाह साहब बड़े मजबूत उम्मीदवार हैं वजारत उज़्मा के लिए, क्योंकि वो सबके लिए काबिल कबूल है। मैं अपोजिशन की बात कर रहा हूँ, फजलुर रहमान साहब भी उनको मान रहे हैं कि ठीक है। तो ये सिंध गवर्नमेंट शायद ये चाहती है पीपल्स पार्टी के भाई हमें क्या फ़ायदा होगा अभी इलेक्शंस का, तो ये टाइम भी पूरा हो जाए। नून लीग टाइम लेना चाहती है पूरे 5 साल। तो ये कोई ऐसी है बात जनाब के गुलाम मुर्जा साहब के इस तरह का कोई प्लान तो प्लान होता है ना, वो अमल हो ना हो, वो ऐसा आगे जाकर बने ना बने, लेकिन ऑपोजिशन के ख्याल चल रहे हैं। बिल्कुल 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 आपकी बात दुरुस्त है। और अगर ये नहीं होंगे सैयद खुर्शीद शाह साहब तो इन जैसी कोई शख्सियत हो सकती है। फॉर द टाइम बीइंग ये है कि ये बिल्कुल अपोजिशन सोच रही है और कि एक ऐसा बंदा लाया जाए जो तमाम अपोजिशन को काबिल कबूल हो और जो थोड़ी बहुत कानून साजी करने वाली रहती है वो 3-4-5 माह में उसको कंप्लीट कर लिया जाए। लेकिन के लिए ब्रेक के बाद एमक्यूएम और सपोर्ट करेगी सर, यही सवाल है, इसका जवाब ब्रेक के बाद। अब पता चला। अब पता चला। जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है इस तरह की स्टेटमेंट सामने नहीं आई कि इत्तेहादी कह रहे हों कि हम ला ताल्लुक़ हो चुके हैं। अब फंक्शनल लीग की अगर बात सुने आप तो उनके सिंध के स्पीकर सरदार अब्दुल रहीम ने कहा है कि फंक्शनल लीग ने वफाक की हुकूमत से ला ताल्लुक़ी इख्तियार कर ली है। अपोजिशन मिलती है काफ लीग से। कल हमने ये खबर प्रोग्राम में ब्रेक की थी और वहाँ भी उनकी बड़ी अच्छी मुलाकात रही है अपोजिशन की काफ लीग के साथ। अगर आप एमक्यूएम की बात करें, उनकी तरफ से वसीम अख्तर साहब ये कह चुके हैं कि जी हाँ, हुकूमत से अलग होने के फैसले के बारे में बातचीत की जाएगी। तो इत्तेहादी एक तरफ दूर हो रहे हैं, अपोजिशन पुर एतमाद होती चली जा रही है और ऐसा अब देखने में आ रहा है। पहले नहीं ऐसा देखा गया कि एक तरफ असद कैसर साहब को वज़ीर आज़म कहें स्पीकर असम्बली को कि जी आप बात करें, वो ख़त लिख रहे हैं शहबाज शरीफ को, उनसे मदद मांग रहे हैं कि जी कानून साजी के लिए मदद चाहिए। अब ये अचानक सब कुछ बदल गया। 2 बिल थे जो हुकूमत पर भारी पड़े कि अपोजिशन बिल पास करवा गई और जॉइंट सेशन जो पार्लियामेंट का बुलाया था
वो आखिरी वक्त पर उनको मुलतवी करना पड़ गया क्योंकि इत्तेहादी साथ छोड़ के 30 बिल उस पर पास करवाने थे। और अब हाल ये है कि अपोजिशन कह रही है कि हमें लिख कर दें, अब अगर हमारे साथ बात करनी आप लिखें कि दरखास्त आपकी तरफ से आ रही है, तो ये लिख कर देना ये बड़ी ऐसे जैसे किसी को तज़ीक का निशाना बना रहा हो। बाबर डोगर साहब, ये तो अब ऐसे लग रहा है कि गेम कुछ उलट रही है, इत्तेहादी इस तरह की बातें करने लग गए हैं। मतलब ये तो शुरू से यही कह रहे थे कि जनाब अपोजिशन जो है वो ब्लैकमेल कर रही है, अपोजिशन जो है वो ये चाह रही कि नैब का कानून ख़त्म कर दिया जाए, अपोजिशन जो है वो चाह रही कि नैब के जो केसेज हैं उनसे वापस ले लिए जाएँ। ये तो इस तरह के इल्ज़ाम लगा रहे थे। प्राइम मिनिस्टर जो थे वो ये कहते थे कि मैं तो अपोजिशन के साथ बैठना नहीं पसंद करता, ये तो सारे नैबज़दगान है, मैं तो इनके साथ डायलॉग ही नहीं करूँगा। वो अपनी तौहीन समझते थे अपोजिशन लीडर से बात करना। तो मेरा मतलब है अब जब जॉइंट सेशन जो है वो ख़त्म हो गया, जब इत्तेहादियों ने ना कर दी, इत्तेहादी पीछे हट गए, तो अब वो सारा जो नशा था वो उतर गया। वो जो उनका ख्याल था कि जनाब अपोजिशन जो है इसकी औकात ही कोई नहीं है, वो अब वो सारा नशा उतर गया। और अब ये चाह रहे हैं कि अपोजिशन की मदद करे इस लेजिस्लेशन में, तो वो क्यों करे? आप तो उनसे बात ही नहीं करना चाह रहे थे। आपने तो चेयरमैन नैब की अपॉइंटमेंट के लिए कानून बदल दिया कि मैंने अपोजिशन लीडर से कंसल्टेशन नहीं करनी। तो वो जो नैब ज़दा अपोजिशन लीडर है वो आपसे कोऑपरेट क्यों करे? वो नैब ज़दा जो पीपल पार्टी है वो आपसे कोऑपरेट क्यों करे? तो इस अब वो कह रहे हैं कि फिर ठीक है, आप लिख के दें कि आप हमसे बात करना चाहते हैं, इन नैब ज़दगान से बात करना चाहते हैं, आप लिख के दें, उसके बाद वो सोचेंगे कि क्या करें। अच्छा। अगर ये इतनी सिंसियर होते, अगर ये इतने संजीदा होते, तो ये मामला तो बहुत पहले पार्लियामेंट में तय पा जाते। यहाँ पर तो शेख रशीद साहब की ज़ुबान देख लें, यहाँ पर फवाद चौधरी की ज़ुबान देख लें, यहाँ पर मुराद अली की उनकी ज़ुबान देख लें, मुराद सईद की ज़ुबान देख लें। इन्होंने तो कोई कसर ही नहीं छोड़ी अपोजिशन को कॉर्नर करने की, नुक्कर पे लगाने की। तो अब जब स्पेस पैदा हो रही है, अपोजिशन इकट्ठी हो रही है, तो इनकी बात क्यों सुनेगी? अब जो बातें कर रहे हैं इमरान खान साहब, कोर कमेटी का इजलास हुआ है गुलाम रज़ा साहब, उसमें उन्होंने कहा कि देखें कल टीम हमारी जब खेल रही थी, क्रिकेट टीम, तो जब तक पूरे एतमाद थी अच्छा खेल रही, जैसे ही एतमाद खोया तो देखिए परफॉर्मेंस ख़राब हो गई। तो उनका इशारा यह है कि भाई एतमाद में रहें, साथ रहें, अभी यकीनन प्रेशर है, अगर आप इस वक्त बुखला गए तो तब हम हारेंगे, वरना नहीं हारेंगे, एतमाद ना खोएं। फिर उन्होंने कहा है कि इतने वेलफेयर के काम हो रहे हैं तो आप लोगों तक ये बात आसानी से पहुंचाएं, उनको समझाएं कि हुकूमत कितने वेलफेयर के काम कर रही है। हुकूमत का इस वक्त जो मेन फोकस है वो आम आदमी को रिलीफ देना है। तो ये लग रहा है कि वो इस वक्त दबाव महसूस कर रहे हैं और वो लोगों को समझा रहे हैं कि जाके लोगों को बताएं कि हम बहुत काम कर रहे हैं रिलीफ के लिए। इस इजलास में जो सबसे अहम जुमला सामा गाजी साहब कहा था खान साहब ने, उन्होंने कहा घबराना नहीं है। तो बीच में से मतलब है घबराने की जरूरत है नहीं, सच्ची बात मैं कह रहा हूँ, आप पता कर ले, बेशक मैं बिल्कुल सच्ची बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा घबराना नहीं है। तो वो दूसरी बात जो है वो ये है कि पाकिस्तानी टीम की जो बात की उन्होंने, तो ये तो पहले दिन से घबराई हुई है ये टीम भी और इनके लोग भी। अब मुराद सईद साहब की आपने बात की है, इतने बड़े वो अपने आप को अफलातून और समझते हैं। उनको अब सुना होगा आपने, पहले वो क्या तकरीरें करते होते थे, इधर से 3 अरब डॉलर आएगी, 2 उनके मुंह पे मारेगी, 1 जेब में डालेगी और उसके बाद उसको ये कर देगी, उसको वो कर देगी। यानी कि ये आपका विजन, जिसको विजन किया जाता था ना, ये था विजन। अच्छा गुलाम मुद्दा साहब, एक मिनट ठहर जाए यहाँ पे। मैं पंजाब गवर्नमेंट, इमरान खान साहब लाहौर भी तशरीफ लेके आए, उन्होंने कहा जनाब के उस्मान बुदा साहब जो वसीम अकरम प्लस हैं वो इतना डेवलपमेंट का काम करवा रहे हैं, इतना डेवलपमेंट का काम करवा रहे हैं कि लेकिन वो मीडिया को नहीं बताया जा रहा। अच्छा, मैंने बड़ी दफ़ा उनके हसन खावर साहब से भी पूछा, बहुत सारे लोगों से पूछा, यार वो हमें नज़र नहीं आ रहा, बता ही दें कि कहाँ पे डेवलपमेंट का काम हो रहा है, कौन सी ऐसी नई सड़क बना दी है, कौन सा ऐसा उन्होंने पुल बना दिया है, कौन सा ऐसा उन्होंने जनाब डैम बना दिया है जो कि हमारी नज़रों से ओझल है। तो वो तो मुझे तो नहीं नज़र आया। हाँ, डीजी खान में अपलिफ्टिंग के काम हुए हैं, सारा बजट डीजी खान में लग रहा है एक डिवीज़न में। बाकी सारे MP MNA नाराज़ हैं कि जी हमारी तो एक सड़क नहीं बनाई, लाहौर की तो सड़कें टूटी हुई हैं, यकीन माने। तो आप मुझे बताएं कि आपको इस्लामाबाद में कोई डेवलपमेंट हो सकता है वहाँ पे छुप छुपा के पल्ली साइड पे की जा रही हो, इधर तो नहीं नज़र आ रही। देखें डोगर साहब, आपने बात की ना, मैं विजन की बात कर रहा था। मुराद सईद साहब को छोड़ दें, आप एविएशन डिवीज़न के जो रहे हैं हमारे वज़ीर हैं, उनका विजन आपने देखा था, सारे पाकिस्तान के पायलट जाली, और पूरी दुनिया में आपके क्या किया उन्होंने, पूरी दुनिया में आपको PIA को जो है ना वो बैन करवा दिया। आप कोई एक
कोई एक वज़ीर उठा के देख लें, उनका कोई ना कोई ऐसा विजन आपको ज़रूर नज़र आएगा। मसलन अली मीन गंडापुर साहब हैं, उनके विजन आपके पास सामने बहुत विजन है उनके। और इसी तरह से सिवाय एक मैं देखता हूँ बड़े उससे शफ़क़त महमूद साहब, उन्होंने पता नहीं कोशिश नहीं की विजन दिखाने की, लेकिन वो बच गए हैं। बाकी तो पूरी काबीना में ऐसे ना करें सर, एक से असद उमर एक साहब बढ़कर के बारे में आप विजनरी क्या शख्स कहेंगे? मौजूद अली है। मोहम्मद खान हैं, असद उमर हैं, और इन लोगों का भी अपनी जगह पर जी असद उमर साहब का विजन हमने देखा था कि वही IMF का प्रोग्राम जो हम उस वक्त ले सकते थे तो अपने आप को बचा सकते हैं। आज ये सारी जो नाक से लकीरें निकाल रहे हैं ना, ये असद उमर साहब की वजह से निकाल रहे हैं। और उन्होंने एक खुद मेरे पास उनका एक क्लिप पड़ा हुआ है कि अगर 2 साल के अंदर मैं इस्लामाबाद के अंदर अपने जो काम मैंने बताए हैं वो मैं न कर सकूं तो आप लोगों ने मेरे पास आना है, ये क्लिप मुझे दिखाना है और मुझे कहना कि रिज़ाइन कर दो। मैं उनका वोटर हूँ। यहाँ पे इस्लामाबाद में वो हमारे हल्के से इलेक्शन लड़े थे, वो उस दिन मुलाकात हमने देखा वहाँ पे अपने मोहल्ले में। उसके बाद आज तक उस मोहल्ले में आज तक वो नहीं आए। तो आपने उनको उनका क्लिप नहीं दिखाया, उनसे कहा नहीं क्या इस्तीफा देने को? वो एक क्लिप देखने के लिए कॉल भी नहीं सुनते, वो तो हमसे नहीं मिलते, आम आवाम से क्या मिलेंगे? तो हम उनको 20 दफ़ा कॉल करते हैं, वो कॉल नहीं सुनते। पहले खुद बुला के ब्रीफिंगें देते थे और हमसे ब्रीफिंगें लेते थे इकॉनमी रिपोर्टर से, लेकिन अब नहीं भाई, अब तो वो वज़ीर हैं और वज़ीर भी बातदबीर। अच्छा, तो वो इस तरह के ये मामला ऐसे हैं। साहब आप घबरा गए हैं, वैसे मैं देख रहा हूँ अब इमरान खान सब जगह घबराना नहीं है। लेकिन देखिए अगर वाकई वो जिस तरह कह रहे हैं मुश्किल वक्त है, हर तरफ महंगाई है। आप देखें ना, अभी हमारे खबरें चल रही हैं कि चीनी की कीमत नीचे आना शुरू हो गई है, तो मे भी डॉलर आज 178 पर चला गया है, ये भी कुछ अच्छी खबर नहीं है। तो इस वक्त इत्तेमाद की जरूरत है, और किस तरह निकलेंगे इन हालात से? मुझे एक चीज़ बताएं, जिनकी जेबों से करोड़ों अरबों रुपए निकल गए हैं और जिनकी जेबों में बाबर साहब आपने मेरा मतलब ये पंजाब, मैं ये ये सोच रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इस पॉइंट पे क्यों अपने मेंबरान से कह रहे हैं कि आपने घबराना नहीं है और आपने परेशान नहीं होना, चीज़ें जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हुई। पाकिस्तान की टीम एक आधा ओवर बुरा खेली तो उससे वो मैच हार गई। तो ये अब ये कहने की नौबत क्यों आई है? इसका पहले तो इमरान खान साहब ने कभी अपनी कैबिनेट के लोगों को इस तरह से इत्तेमाद में लेने की कोशिश नहीं की। इत्तेहादी इस तरह के बयान भी तो नहीं दे रहे की, इतनी मुलाकातें भी तो नहीं कर रहे। इसका मतलब है कुछ तो हो रहा है ना, कहीं कुछ तो हो रहा है जिसका डर जो है वो इनको पड़ा हुआ है। ये खौफजदा है, ये परेशान है, इनको लग रहा है कि जनाब आने वाले दिनों में पता नहीं ये चीज़ें जो है वो हमारे कंट्रोल से बाहर हो रही हैं। जिस तरह से इत्तेहादी आज आपको पंजाब गवर्नमेंट PMLQ ने आज पंजाब में इजलास किया, उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा कि ना हम पंजाब गवर्नमेंट के जो है वो हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रही, हमारा कोई काम नहीं हो रहा और हम इस गवर्नमेंट के साथ इस तरह से नहीं खड़े हुए, हम इसको सपोर्ट नहीं कर रहे। ये जो है इन्होंने हमें कोई लिफ्ट ही नहीं कराई। अच्छा, तो PMLQ तो बड़ा खुल के ओपनली सामने आ गई है, GDA खुल के सामने आ गई है, MQM खुल के सामने आ गई है। वो बिल छिल तो अब दूर की बात है, अब तो वो कह रहे हैं कि हम तो ये सोच रहे हैं कि हम इनकी इत्तेहादी है भी या नहीं है। तो इस सूरत हाल में ये इत्तेहादी एकदम क्यों भाग रहे हैं? इमरान खान क्यों परेशान हो रहे हैं? मुर्दा साहब इस्लामाबाद में बैठे हुए कोई रोशनी डाल रहे हैं, आप कह रहे हैं बर्फ भी नहीं पिघल रही, इत्तेहादी भी भाग रहे हैं, तो ये हो क्या रहा है? देखिए ये वो एक ऐसा वक्त है जब एक वो सूअर फूंका जाता है तो हर शख्स जो है वो अपनी माँ की जानिब दौड़ेगा ना, अपने खालक की जानिब दौड़ेगा। तो अभी जो तकरीबन वो इसी तरह की सकूत है अभी यहाँ पे, और जो जिस जगह पे जिसका घोंसला है वो उस जानिब देख रहा है, उस जानिब देख के हम क्या करें, ऐसे जैसे एक बिल्कुल खामोशी और सकूत का सिलसिला होता है। इस्लामाबाद की पॉलिटिक्स में जो अपोजिशन है वो अपने अंदर खटी हो रही है और दूसरे तो हुकूमत को इकट्ठा होना चाहिए, हुकूमत बिखर रही है, वो उनके बंदे लहदा हो रहे हैं। तो अब पता नहीं वो अपोजिशन के साथ आ मिलेंगे या अपने किसी और जगह पे वो जाते हैं। लेकिन ये हम इस तरह की सूरत हाल देखते आए हैं इससे पहले भी, और ये खामोशी किसी तूफ़ान का पेश खैमा है। आने वाले दिनों में डेफिनेटली हफ्ते 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, दिसंबर के फर्स्ट वीक तक कोई ना कोई चीज़ बड़ी वाज़ेह अंदाज में सामने आने वाली है। बाबर साहब अगर देखें हमारी तारीख है, कोई भी वज़ीर आज़म अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका। अगर कुछ ऐसा हुआ तो ये तो दुख की बात है कि किसी भी तरह से कुछ तो हो, कभी तो कोई वज़ीर आज़म ऐसा आ जाए कि वो मुद्दत पूरी कर सके। हर दफ़ा चले पहले इमरान खान साहब लगे रहे, अब इस दफ़ा अपोजिशन इमरान खान कराने पर लगी रही है। इस मुल्क में क्या हम कभी सियासी इस्तेहकाम कभी नहीं देख सकेंगे? 5 साल का मैंडेट है,
आप 5 साल बाद, अब ठीक है महंगाई है, नहीं परफॉर्म करते, 5 साल बाद वोट से निकाल दें इनको। अभी इनसे मुद्दत पर पूरी करवानी है तो अवाम कहीं और से ले आए। इनसे अगर मुद्दत पूरी करवानी है तो मुझे एक बात हर हुकूमत के हवाले से ही बात होती है। मुझे एक बात बता दें, पीपल्स पार्टी के बारे में यही जुमले मुझे एक बात बता दें, 2 साल के बाद ही थे। मुझे एक बात बता दें, इन हाउस चेंज जो है, इन हाउस तब्दीली जो होती है वो अनडेमोक्रेटिक तो नहीं है, वो तो आइन का हिस्सा है। सर बेशक मैं कहता हूँ ठीक है, चले जी, वो तो ना होने दें, तो इत्तेहादियों को मना लें। मैं तो नहीं इत्तेहादियों को, नवाज शरीफ साहब जब नाहल हुए हैं तो वो अनडेमोक्रेटिक तो नहीं था, वो कोर्ट में गिलानी को अनडेमोक्रेटिकली नहीं किया गया, तो वो भी कोर्ट में इस तरह नहीं हुआ जी। मुशर्रफ साहब को जो मिल गए थे इतने साल, वो भी अनडेमोक्रेटिक नहीं था, वो भी अदालतों ने दिए थे सर, अदालतों ने दिए थे ना, डेमोक्रेसी में अदालतों का भी रोल है। अच्छा चलें सर, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जनाब घरेलू सार्फिन को 3 वक्त अब गैस मिला करेगी और इसका मंसूबा बनाया जा रहा है जी। ब्रेक के बाद अब पता चला। अब पता चला। इमरान खान साहब ने जो हालिया कौम से खिताब किया उसमें बड़ा वाज़ेह कह दिया था कि मैं बता रहा हूँ पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी और गैस बहन भी आने वाला है। तो उसके फ़ौरन बाद हमने पेट्रोल की कीमतें बढ़ती देख ली थी, जो चंद दिन पहले कहा गया कि जी वज़ीर-ए-आज़म नहीं माने, उन्होंने कहा जी कीमतें नहीं बढ़ानी, फिर बढ़ानी पड़ी उनके खिताब के बाद, तो बढ़ गई और रात गए बढ़ गई। अब गैस वाला मामला भी वही नज़र आ रहा है। गैस बहरान के हवाले से ये बताया जा रहा है कि अब जी घरेलू सार्फिन को सिर्फ 3 वक्त जो खाना मिलता है, वो भी अल्लाह करे कि सारे पाकिस्तानी को मिलना शुरू हो जाए, तो उसमें भी अब सिर्फ 3 वक्त ही गैस मिला करेगी। शॉर्टफॉल शदीद होगा और उसके बारे में है जी जनवरी, फरवरी और मार्च, इसमें बहुत ज़्यादा किल्लत होगी, गैस की शॉर्टेज होगी और बिजली और इसके अलावा खाद बनाने वाले जो इदारे होंगे उनको गैस की फरहमी की कोशिश ज़रूर जारी रखी जाएगी। गुलाम मुर्तज़ा साहब, ये बेहतर है कि जी पहले ही लोगों को बता दिया जाए ताकि वो मुतबादिल इंतज़ाम कर लें, इससे पहले कि चले वो जिस तरह रात की तारीकी में पेट्रोल बढ़ जाता है, उससे तो बेहतर है कि पहले ही एक मैनेजमेंट की जाए। गैस की किल्लत तो है मुल्क में और 10-12 साल की सिर्फ गैस रहेगी पाकिस्तान के पास अपनी, इंपोर्ट तो हम पहले ही आधी से ज़्यादा करना शुरू हो गए हैं। उसामा गाजी साहब, ये गैस है कोई दवाई तो नहीं है जो सुबह दोपहर शाम लेनी है। ये तो देखें कुछ शर्म का मुकाम है। अब बात ये होगी कि कोई 8 बजे उठेगा, वो पूछेगा गैस नहीं आई, वो कहेंगे हमने 5 से 7 तक छोड़ी थी, आप 8 बजे उठे हैं इसलिए आपको गैस नहीं मिल सकती। कोई जनाब रात का खाना 6 से 7 बजे बनाता है, वो किसी वजह से लेट हो गए, 8 से 9 वो जाएगा, तो वो कहेंगे जनाब हमने तो 5 से 7 तक छोड़ दी थी, असल खाने का टाइम तो ये होता है। तो भाई ये वो चीज़ है जो अवाम को डिस्टर्ब करेगी। देखें एनर्जी बहरान था, एनर्जी बहरान इस वक्त भी है और इसको मैनेज करना चाहिए था, मैनेज हो सकता था। 4000 MMCFD मैं आपको बता दूं तकरीबन हमारी यौमिया जो डिमांड है, ये हमारी इतनी डिमांड है और इस वक्त आफ्टर ऑल काइंड ऑफ डिप्लीशंस हमारे जो SNGPL है और SSGC है, उनके जो कुएँ हैं उनसे जो हमें गैस मिल रही है वो तकरीबन को 2300-2400 MMCFD तक गैस जो है हमें इस वक्त मिल रही है और 900 MMCFD RLNG हमारे पास आ रही है। एटलीस्ट हमारे पास 1000-1200 MMCFD का शॉर्टफॉल, इस वक्त 1500 तक का शॉर्टफॉल मौजूद है। अब हम इसमें से क्या करेंगे कि क्या हम इस जितना हमारे पास है, हमारी टॉप प्रायोरिटी जो है वो गैस के हवाले से हमारे जो घरेलू सार्फिन हैं वो हैं, तो ये हमारी प्रायोरिटी में है। दुनिया भर में कहीं प्रायोरिटी घरेलू सार्फिन नहीं होते। हमने ये इंतज़ामात करने थे कि लोगों को हम शिफ्ट करते LPG पे, LPG को बहुत सारे सिलेंडर्स और बहुत सारी अच्छी चीज़ें लेके आते, पॉलिसीज़ बनाते, लोग अपने घरों के बाहर LPG के सिलेंडर्स रखते, नए कारोबार शुरू हो जाते लोगों के। ये गैस लाने ये ज़िया है गैस का जो घरेलू सार्फिन को दिया जाता है। मैं आपको एक एनर्जी के तालिब इल्म की हैसियत से ये बता रहा हूँ, यहाँ पे लेकिन हक समझा जाता है कि ये हमारा हक है, ये हमें हर और यहाँ प्रायोरिटी भी यही रखी गई थी। अच्छा, इसमें कैप्टिव पावर प्लांट्स हैं, इसमें असल गैस जो होती है ये वाली जो हमारी अपनी गैस, देखें ये अगर ना निकालें तो ये हमारे पास ही पड़ी है, कहीं उड़ तो नहीं रही, कहीं जा तो नहीं रही। लेकिन दुनिया भर में जब सस्ते सौदे RLNG के हो रहे होते हैं तो आप $6-7 पे सौदे हो रहे थे, $5 पे भी थे, $9 पे भी थे।
हम उस वक्त हैजिंग करते, उठाते, सौदे करते, एग्रीमेंट करते। इनको मज़ीद LNG के हमें, आपको मैं बताऊं कि 2-3-4 साल बाद 4000 MMCFD तक हमारी गैस की डेली जो शॉर्टेज है इतनी हो जानी है, और हम उस शॉर्टेज को किस तरह पूरा करेंगे? हमें तकरीबन 15-20 जो है वो ये लगाने पड़ेंगे प्लांट्स, हमें ऐसे प्लांट्स लगाने पड़ेंगे जो FSRU से गैस आती है उसको वो कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद आगे उसको देते हैं अवाम में, SNGPL को देंगे या SSGC को देंगे। तो हमें हमारा मुस्तकबिल जो है वो बारोड एनर्जी है, बाहर से लेनी पड़ेगी। वो आज फैसला कर लें, वो 2-4-5 साल बाद फैसला कर लें, जिस वक्त फैसला करेंगे उसके बाद आप देखेंगे कि चीज़ें दुरुस्त होना शुरू हो जाएंगी और लोगों को आदत डाली जाए बाहर की गैस की, ताकि लोग अपनी गैस इस्तेमाल करते हुए 100 दफ़ा सोचें कि ये हम महंगी है, कम इस्तेमाल करें। यहाँ तो हमने 10-20 साल ऐसे देखे हैं कि हमारे घरों में हमारी माँ बहनें जो हैं वो माचिस की तीली नहीं लगाती थी, वो हल्का सा बर्नर चलता हुआ छोड़ दिया जाता था। ये तो हमारी हालत थी गैस के हवाले से। तो अभी हमें पता चला कि गैस हमारी खत्म हो रही है और हमें बाहर से गैस लानी है। आपको याद होगा कि पूरी कौम को CNG स्टेशन पूरे पाकिस्तान में बना दिए गए थे। पूरी कौम को की गाड़ियां जो थी वो CNG पे कन्वर्ट कर दी गई थी। अरबों डॉलर की जो कैश थी वो गाड़ियों ने धुआं उड़ा के ज़ाया कर दी, वहां पर तबाह कर दी। वो भी दौर था जब हर बंदा जो था वो CNG गाड़ी खरीद रहा था, हर बंदा CNG स्टेशन खोल रहा था, और जिस तरह से रिसोर्सेज को बर्बाद किया गया है, उसके बाद ये दिन तो देखना था। ये बड़ा जुल्म हुआ है। अच्छा, अब लेकिन अब पता क्या हुआ है, जो गुज़िश्ता गवर्नमेंट थी उसने जो अपना गयास पराचा साहब हैं उनकी एक कंपनी है, उस कंपनी के साथ उन्होंने ओपन कर दिया था उनको कि आप अपनी LNG लाएं और अपनी LNG जो RLNG है वो ला के आप अपनी SNGPL से रखें, SSGC के पास रखें और वहाँ से आप अपनी इस्तेमाल कर लें, हम आपको अपने सिस्टम से उतनी गैस दे देंगे। अब वो अपनी परचेज़ करते हैं। अब CNG मसला नहीं है। CNG अगर वो इनसे नहीं लेते, ना SNGPL से ले रहे हैं ना SSGC दे रहा है उनको, वो अपना जहाज़ लाते हैं, उसको रीगैसिफाई करते हैं और वो उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। अब उनकी मर्ज़ी है, लोग अगर वो जलाना चाहते हैं तो अच्छा फ्यूल है, डर्टी फ्यूल नहीं है, वो साफ़ है, उसमें माहौलियत के मामले में कार्बन की मिकदार कम है, तो वो इस्तेमाल की जा सकती है। लेकिन बात यह है कि इन हुकूमतों की कारकर्दगी, इनकी सोच, पहले 3 साल तो हमारी मौजूदा गवर्नमेंट ने RLNG से नफरत थी, इन्हें RLNG के नाम से नफरत थी। ये कहते थे ये परे कर दो क्योंकि ये नवाज शरीफ लेके आया है, ये शायद खान अब्बास से लेके आया है। और भाई वो दुश्मन नहीं है मुल्क के, वो ले आए हैं। आप किसी एनर्जी एक्सपर्ट को पूछे तो सही हमारी ज़रूरत कितनी है, उन्होंने तो छोटा सा यूनिट लगाया है, हमें तो उस जैसे 10 यूनिट लगाने की ज़रूरत है। और पाकिस्तान ने उस दौर में जो पाकिस्तान ने यूनिट लगाया था वो सबसे जल्द मुल्क भर में, यानी कि ये पूरे रीजन का आप बात कर लें, इससे जल्दी कोई प्लांट जो नहीं लग सकता जितनी जल्दी यहाँ लगा था। और वो जो 13 रुपये 13.65 फी MMBTU फी डॉलर हमने जो सौदे किए हुए ना, आज $32 पे बिक रही है, आज $34 पे बिक रही है। अब 13 वाली ले आए ना, आपने 13 वाले सौदे, आपने कहा ये तो बहुत महंगे हैं, हम नहीं लेंगे। ये भाई एग्रीमेंट होते हैं, और ये एग्रीमेंट जो फिक्स एग्रीमेंट होते हैं उनके इसी तरह से फ़ायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं, लेकिन फ़ायदे ज़्यादा होते हैं। गवर्नमेंट तो सर इसलिए होती है कि किए जाए, लेकिन बहरहाल अब एनर्जी डेफिशिएंट पाकिस्तान एक मुल्क है, हमें तवानाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तरक्की के लिए भी। सबसे अहम जो जुज़ है वो तवानाई है। इमरान खान साहब कहते थे कि बिजली का ऐसा मामला है कि इतना ख़तरनाक हो चुका है कि नींद नहीं आती, लेकिन अब इसके लिए एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग की ज़रूरत तो है। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।